गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 11 श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं। श्वसन अर्थात रेस्पाइरेशन। ये जो श्वसन है, ये क्रिया किस प्रकार से होती है? अर्थात श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन यौगिक हैं, इससे पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं जो कि 3 कार्बन हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीशोषण एवं अनॉक्सीशोषण दोनों में ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। इस क्रिया से बना हुआ जो पाइरुविक अम्ल है, ये आगे ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। ऐसी स्थिति में यहां इस पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब चक्र में प्रवेश करता है, अर्थात आगे का जो ऑक्सीकरण है, ये क्रेब चक्र एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, जिसे ईटीएस कहते हैं, के द्वारा पूर्ण होता है। तो आज हम क्रेब चक्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहां ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का बनना और पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रेब चक्र। क्रेब्स चक्र, इसका जो नाम है वो इस आधार पर रखा गया है कि इस चक्र की जो क्रिया विधि है, उन क्रिया विधियों के बारे में क्रेब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले बताया गया है। तो क्रेब्स चक्र क्रेब्स चक्र, इस क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। और इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बनने वाला पहला उत्पाद है, या कहें कि पहला यौगिक है, वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए सिट्रिक अम्ल चक्र भी कह देते हैं। और इसे TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें जो बनने वाला जो पहला यौगिक होता है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। ये जो क्रेब्स चक्र है, इसकी खोज जो की गई थी, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है H.A. क्रेब्स। H.A. क्रेब्स अर्थात एक तरह से हेंसलाइट क्रेब्स जो है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी 1937 में। और यह खोज की गई थी
कबूतर की मांसपेशियों में इस क्रेब चक्र को देखा था, यानी खोज की गई थी। और इस कार्य के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसके द्वारा सभी जीवों में किस प्रकार से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे समझाया गया था। इस कार्य के लिए इसे 1953 का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो क्रेब्स चक्र की जो क्रियाएं हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया स्थल है, इसका क्रिया स्थल। जिस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में होती है, उसी तरह से ये क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और विशेषकर माइटोकॉन्ड्रिया का जो आधात्री भाग है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर ये क्रिया होती है। और इस क्रिया का इस मैट्रिक्स वाले भाग में, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया में होने का मेन कारण क्या है कि इस क्रिया के लिए जो आवश्यक एंजाइम हैं, जिन एंजाइमों की इस क्रिया में आवश्यकता पड़ती है, वो एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही उपस्थित होते हैं। इसलिए ये जो क्रिया है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब देखिए, ये जो चक्र है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्रारंभ होता है और सबसे पहला यौगिक सिट्रिक अम्ल बनता है। अंत में विभिन्न मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है और अंत में इससे OAA ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बनता है। और ये फिर दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रिया कर लेता है, अर्थात ये चक्र के रूप में ये क्रिया विधि चलती रहती है। देखिए, इस क्रेब चक्र के द्वारा जो भोजन के जो ऑक्सीकरण या यूं कह सकते हैं अपघटन से जो बने हुए पायरुविक अम्ल हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा उपस्थित होती है, उस ऊर्जा से ATP, NADH2 एवं FADH2 आदि का निर्माण करना है, जिससे कि पूरी तरह से ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। तो ये जो क्रेब चक्र है, ये किस प्रकार से चलता है, अर्थात इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। हाँ, देखिए, इस तरह से क्रेब चक्र बनता है। क्रेब चक्र देखिए, इस क्रेब चक्र में जो कि हमने बनाया है, इसमें पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, जो पढ़ चुके हैं हम पहले। यहाँ इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही ये क्रेब चक्र की शुरुआत होती है। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन यौगिक हैं, ये इस क्रिया के या इस चक्र के अंत में बनने वाला जो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड है OAA, जो कि 4 कार्बन यौगिक है, से क्रिया करता है कंडेंसिंग एंजाइम की उपस्थिति में। और इस क्रिया में जल का एक अणु उपयोग में आता है। साथ में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था, उसके कोएंजाइम ए को अलग कर दिया जाता है और सबसे पहले इसमें सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल जो कि एक ऐसा 6 कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। तो ये सिट्रिक अम्ल, साथ में इसमें एक जल का अणु काम में आता है। और ये सिट्रिक अम्ल जो है, इसीलिए बनने के वजह से ही इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो सिट्रिक अम्ल है, ये जल का एक अणु बाहर निकालता है
और ये जो क्रिया है ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और इससे बन जाता है सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिस एकोनिटिक अम्ल जो बना है, ये सिस एकोनिटिक अम्ल 6 कार्बन यौगिक होता है। इसके बाद ये जो पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में क्या बन गया, सिस एकोनिटिक अम्ल बन गया। सिस एकोनिटिक अम्ल जो है जल के एक अणु को साथ लेकर के एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आइसोसिट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल जाता है। इसकी यहां तक केवल जल के अणु प्रवेश कर रहे हैं और जल के अणु ही बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद आइसोसिट्रिक अम्ल जो कि 6 कार्बन यौगिक हैं, ये आइसोसिट्रिक अम्ल ये इस क्रेब चक्र का पहली बार ऑक्सीकरण होता है, यानी प्रथम ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप ये ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल बनता है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया में जो हाइड्रोजन निकलते हैं, आयन निकलते हैं, उनको NAD के द्वारा ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर लिया जाता है, NADH2 बन जाते हैं और इस क्रिया में भी जल बाहर निकलता है। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल। ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल जो है इससे डीकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, अलग हो जाती है। तो ये जो 6 कार्बन यौगिक है अब 5 कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो जाता है और इससे बन जाता है एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल जो कितना कार्बन है, 5 कार्बन, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के बाहर निकलने से ये जो है 5 कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बाहर निकल रही है। इसके बाद एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, इससे द्वितीय ऑक्सीकरण होता है और द्वितीय ऑक्सीकरण होता है तो यहां हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं दो, जिन्हें NAD के द्वारा ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर लिया जाता है और इसके अलावा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। इसके कारण जो 5 कार्बन यौगिक है वो अब 4 कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। साथ में यहां कोएंजाइम A जो कि सह कारक या सह एंजाइम के रूप में होता है, ये इस क्रिया में भाग लेता है और इस तरह से एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल ये परिवर्तित हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A के अंदर। अब देखिए यहां NADH2 का निर्माण एक पहले हो चुका है, एक इसके बाद हुआ है, अर्थात द्वितीय ऑक्सीकरण की यहां क्रिया हुई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये जो ऊर्जा है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाहर निकलती जा रही है, अर्थात ATP यहां भी तक नहीं बने हैं, केवल क्या बने हैं NADH2, जिनको ETS में जाने के बाद 3 ATP की प्राप्ति जिनसे होती है। अब आता है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इसका होता है जल अवघटन और इस जल अवघटन से बनता है सक्सिनिक अम्ल, अर्थात सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये परिवर्तित हो जाता है सक्सिनिक अम्ल के रूप में और कोएंजाइम A जो है ये मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। अब देखिए यहां इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक अम्ल के बनने के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को GDP
के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ग्लूकोज डाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और यहां डाई की जगह अब ट्राई हो जाता है, जीटीपी, अर्थात ये जीटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां ऊर्जा जेडीपी जो है उससे जेटीपी के रूप में संचित हो जाती है, अर्थात जीटीपी बन जाता है। जीटीपी बनता है किससे? जीडीपी से, अर्थात डाई से क्या हो गया है? ट्राई बन गया है। अब देखिए सक्सीन, अगला जो स्टेप है, सक्सीनिक अम्ल जो है ये अब यहां तक द्वितीय ऑक्सीकरण हुआ था, अब होगा तृतीय ऑक्सीकरण, और आप जानते हैं हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसमें सक्सीनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल बनता है, अर्थात ये 4 कार्बन है, कार्बन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, और सक्सीनिक अम्ल से जो फ्यूमेरिक अम्ल बनता है ये भी 4 कार्बन है। यहां जल के एक अणु का बाहर निकलना होता है। ये जो क्रिया है वो सक्सीनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। सक्सीनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, और यहां ये जो सक्सीनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल बनता है, इस दौरान इसमें यहां जो हाइड्रोजन आयन और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं इनको FAD के द्वारा ग्रहण किया जाता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD के द्वारा ग्रहण करके और इससे बना लिया जाता है FADH2। FADH2 NADH2 की तरह ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है प्रवेश करके, और जिस तरह से NADH2 3 ATP का निर्माण करता है, उस तरह से यहां FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है। तो यहां FADH2 के रूप में एक प्रकार से ऊर्जा संचित हो जाती है। अब आता है कि ये जो फ्यूमेरिक अम्ल है, ये फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और ये मैलिक अम्ल भी जो है ये भी 4 कार्बन यौगिक हैं, और यहां जल के एक अणु का योग होता है। फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल बन गया, अर्थात एक प्रकार से एक दूसरा यौगिक तैयार हो चुका है, लेकिन यहां किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। मैलिक अम्ल से अब चौथी बार फिर एक बार ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए एक ऑक्सीकरण यहां हुआ नंबर 1, दूसरा ऑक्सीकरण यहां हुआ, तीसरा ऑक्सीकरण यहां और चौथा ऑक्सीकरण यहां, यानी 4 बार ऑक्सीकरण होते हैं, 4 बार हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो ये मैलिक अम्ल से बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो OAA, जो कि है स्लैग चक्र में जो बनने वाला पहला स्थायी यौगिक है उसी तरह का है, और ये 4 कार्बन यौगिक होता है, लेकिन इसके बनने तक जल के एक अणु का मुक्त होता है, निकास होता है, साथ में NAD जो है वो NADH2 में परिवर्तन हो जाता है, और इस चक्र का जो अंतिम उत्पाद है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ये वापस एसिटाइल कोएंजाइम A मिलकर के सिट्रिक अम्ल को फिर दोबारा से बना लेता है। अर्थात ये जो चक्रीय क्रिया है ये क्रिया लगातार चलती रहती है। अब देखिए इस पूरी क्रिया में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस पूरी क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में तो हमने देखा कि 8 ATP प्राप्त हुए थे, और मध्य वाले भाग में देखिए यहां NADH2 प्राप्त हुए हैं, और क्रेब्स चक्र में NADH2 देखिए पहला, इसको कह सकते हैं प्रथम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ये है
यहां सेकंड ऑक्सीकरण और यहां थर्ड ऑक्सीकरण और ये फोर्थ, यानी 4 जगह ऑक्सीकरण होता है। साथ में आप देखिए यहां इस पूरी क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते समय, और इस पूरे क्रेब्स चक्र में 2 स्थानों पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अर्थात एक पायरुविक अम्ल से 3 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ग्लूकोज के अणु से 3 दूनी 6 अर्थात 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये क्रेब्स चक्र की क्रिया चलती है। आप देख लीजिए क्रेब्स चक्र और इसे बनाइए 1-2 दफे, अपना आप ही ये सारी शब्द स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रेब्स चक्र है। अब हम पढ़ेंगे कि इस क्रेब्स चक्र में किस तरीके से ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, यानी एक प्रकार से हम इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे कि इसमें किस तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज का एक अणु जो ऑक्सीकरण होता है उससे 38 एटीपी अणु कैसे प्राप्त होते हैं। तो लेकिन पहले इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, कहीं कोई परेशानी हो तो देख सकते। अब आता है इस क्रेब्स चक्र से किस तरीके से ऊर्जा की प्राप्ति हुई, यानी एक प्रकार से सार है, ऑक्सीश्वसन से ऊर्जा प्राप्ति हुई। ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से प्राप्त ऊर्जा। देखिए इसमें सबसे पहला जो है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हुई। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया, इस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंदर जो है 4 एटीपी अणु प्राप्त हुए, 2 एटीपी अणु काम में आ गए, बराबर 2 एटीपी प्राप्त हुए। इसके अलावा इसमें 2 NADH2 अणु प्राप्त हुए जिनसे 3 एटीपी प्राप्त होते हैं ETS में, तो ये 6 एटीपी, और इस तरह से टोटल जो है 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। दूसरा है मध्यवर्ती क्रिया। देखिए मध्यवर्ती क्रिया का मतलब है पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना। तो इसमें 2 NADH2 प्राप्त होते और एक NADH2 से 3 एटीपी प्राप्त होते हैं, तो 3 दूनी 6 एटीपी। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहां टोटल हम कहें 8 एटीपी और यहां 6 एटीपी। अब इसके बाद तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र में यहां पर जो है इस क्रिया के अंदर 6 तो यानी 3 बार तो NADH2 प्राप्त हुई, तो 6 NADH2, साथ में 2 FADH2 और 2 GTP, इनकी प्राप्ति होती है। तो यानी 3 प्राप्त हुए हैं तो क्रेब्स चक्र में दोगुना हो जाएगा, क्योंकि पायरुविक अम्ल कितने अणु होंगे? 2 होंगे। तो यहां 3 एटीपी, FADH2 से 2 एटीपी प्राप्त होते हैं और इससे 1 एटीपी प्राप्त होता है, बराबर 6 एटीपी, 6 दिया 18 एटीपी। यहां 2 FADH2 से तो कितने हो गए? 2 दूनी
4 एटीपी और यहां 2 एटीपी, अर्थात 18 और 4 22 और 2 24। तो इस तरह से क्रेब्स चक्र के दोनों, क्रेब्स चक्र की क्रिया में दोनों पायरुविक अम्ल के अणुओं से 24 एटीपी की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से कुल एटीपी, कुल कितना हुआ एक ग्लूकोज के अणु से? 8 एटीपी प्लस 6 एटीपी प्लस 24 एटीपी बराबर 8 और 6 14, 14 और 24 कितने हो गए? ये हो गए हैं 38 एटीपी। 24 और 6 30 और 8 38 एटीपी, अर्थात एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये क्रेब्स चक्र से और एक ग्लूकोज के अणु से किस तरह से हमको प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति। अब आता है कि ये जो हम क्रेब्स चक्र के बारे में आज हमने पढ़ा है, इसका क्या महत्व है? तो देखिए महत्व आपके सामने दिख रहा है कि इस क्रिया में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की भी प्राप्ति होती है। क्रेब्स चक्र का महत्व, देखिए सबसे पहला है कि इस चक्र में एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति, अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है, उस भोज्य पदार्थ में जो रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है उसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो एक तो ऊर्जा की प्राप्ति, ये इसका महत्व है। दूसरा महत्व क्या है कि इसमें जो मध्यवर्ती, इसमें बनने वाले मध्यवर्ती यौगिक, देखिए इसमें कई प्रकार के यौगिक बने, सक्सिनाइल कोएंजाइम 1, सक्सिनिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूट्रिक अम्ल, कई प्रकार के जो अंग हैं या कई प्रकार के जो कह सकते हैं यौगिक हैं, ये जैव अणुओं के संश्लेषण में काम आते हैं। मध्यवर्ती यौगिक जैव अणुओं के संश्लेषण में काम आते हैं। यानी एक प्रकार से बहुत सारे जो यौगिक इस क्रिया में ऐसे बनते हैं, उनका उपयोग अन्य जैव अणुओं के निर्माण में काम आ जाता है। जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, इसका उपयोग क्लोरोफिल के संश्लेषण में किया जाता है। इसी प्रकार से जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक अम्ल है और पायरुविक अम्ल हैं, इनसे एमिनो अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से ये कई प्रकार से उपयोगी होती है। तो ये क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है, इसके बारे में हमने पढ़ा है और इससे 38 एटीपी की प्राप्ति होती है एक ग्लूकोज, यानी एक प्रकार से ग्लूकोज के एक अणु से। इसमें क्रेब्स चक्र में तो केवल होती है, इससे 24 एटीपी की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें मुक्त होती है। तो क्रेब्स चक्र के अंदर जो बनने वाले NADH2 हैं, FADH2 हैं, इनसे जो एटीपी का निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या परिवहन तंत्र कहते हैं। और ये क्रिया जो चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रस्टी वाले भाग पर जो ऑक्सीसोम नाम की संरचना होती है, जिन्हें F1 कण कहते हैं या प्रारंभिक कण कहते हैं, उनके अंदर ये क्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम होमवर्क दें, क्योंकि ये क्रेब्स चक्र वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो गया है। कल हम पढ़ेंगे
इसमें इसका अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किस तरह से इलेक्ट्रॉन अभिगमन करते हैं और अभिगमन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी एटीपी का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के क्रिया स्थल का नाम लिखिए। यानी क्रेब चक्र के क्रिया स्थल, क्रेब चक्र क्रिया होती कहां है उसका नाम लिखना है। दूसरा है क्रेब्स चक्र को TCA ट्राई कार्बोक्सी एसिड, ट्राई कार्बोक्सिक एसिड चक्र। यानी इस TCA को एक प्रकार से ये कहें कि क्रेब चक्र को TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्रेब्स चक्र व, या इसको उल्टा करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की योजक, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? और अगला प्रश्न है क्रेब चक्र का महत्व। क्रेब्स चक्र का महत्व लिखिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक बार सुन लीजिएगा, अगर बोर्ड पे साफ अगर नहीं दिख पाए तो। क्रेब्स चक्र के क्रिया स्थल का नाम, यानी क्रेब्स चक्र क्रिया कहां होती है। दूसरा है क्रेब चक्र को TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं। तीसरा है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं। और चौथा है क्रेब चक्र का क्या महत्व, क्रेब चक्र का महत्व लिखिए। ठीक है, एक महत्व आपको लिखना है। ठीक है, तो आज हमने क्रेब चक्र के बारे में पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ठीक है, तो इसके बारे में आप कल ETS के बारे में जान लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये श्वसन का चैप्टर काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है और एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क रेगुलर करिए। ऐसा आप देख रहे हैं हम कुछ लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क लगातार करिए, इससे आपकी प्रश्न याद भी हो जाएंगे और आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, आज के